तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी बुक, न्यू एनसीईआरटी बुक, जिसका अध्याय नंबर 1 है प्राथमिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कैसे नाटक देखा करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहा करते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो ये आपको भी पता लगाना जरूर। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। ये कुछ अन्य ऐसे स्थान थे जहां कृषि का विकास हुआ था, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है। ओके, मानचित्र है दिया हुआ, तो आपके पास अगर बुक है तो आप पता लगा लोगे। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं। लगभग 4700 यानी 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 यानी 2500 ईयर्स पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदियां सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं में से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था।
जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द कहाँ से आया है? इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। पता लगाना, एटलस है ना आप लोगों के पास? नहीं है तो ले लेना। लगभग 2500 यानी 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 यानी 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? ये तो आपके मन में भी आता होगा। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है, जैसे कि हम लोग आज पुस्तकें पढ़ रहे हैं और अतीत के बारे में पता कर रहे हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को हम यहाँ देख सकते हैं, जो कि आप लोगों के बुक में फर्स्ट चैप्टर के पेज नंबर 4 में लगा हुआ है नीचे। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उसका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? आप भी ज़रूर कमेंट्स में बताना। लगभग 2250 यानी 2250 ईयर्स अगो पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे अभी हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनान तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यहाँ पे पेज नंबर 5 पे
एक अभिलेख है अशोक का, वो उसका चित्र एक बार देख लीजिएगा, दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? इसका आप भी जवाब दीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताना। जो मैं सवाल करी हूँ सबके आंसर मुझे मिलने चाहिए। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अपने अतीत या फिर देश के या फिर किसी भी चीज़ का अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे या करते होंगे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह की कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों में ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां, यह जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। अगर मुझसे समझ में नहीं आए तो आप लोग प्लीज़ एक बार कमेंट में बता देना, मैं और अच्छे से इसको समझा दूँ, क्योंकि इसमें मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, आप लोगों को भी हो सकती है, इसलिए इसमें घबराना नहीं है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग बुक में एक बार देख के अच्छा से समझ लेना या फिर गूगल पर अच्छे से सर्च करना और अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें बहुत 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 ज़्यादा मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझने के लिए, तो मैं भी समझा रही हूँ। इतिहास और तिथियाँ। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है।
कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में ई लिख पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप को भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले है। मतलब समझ लो कि अगर ईसा पूर्व लिखा है तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के साल का बात हो रहा है, और अगर ईस्वी सिर्फ लिखा है, ई लिखा हुआ है, ई और बिंदु बनाया हुआ है, समझ लो कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का बात हो रहा है, मतलब जो अभी हम लोग का चल रहा है उसका बात हो रहा है। अगर ईसा पूर्व है मतलब ये ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है जिसमें ईसा मसीह थे ही नहीं। समझ लिया? तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। वही बीसी का भी मतलब वही है कि बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के पूर्व, ईसा मसीह के पहले, जिसमें वो थे ही नहीं, उनका जन्म ही नहीं हुआ था तब तक। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि इसी के हिसाब से अब बुक चलने वाला है। और मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करने वाली हूँ, तो अभी रुकना और क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर देना क्योंकि मैं वही क्वेश्चन करने वाली हूँ जो कि मैंने ये पूरा चैप्टर पढ़ाया है। तो ये मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया, मैं कल सेकंड चैप्टर भी आप लोगों का कंप्लीट कर दूंगी। आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो, अगर क्वेश्चन आंसर भी करना हो तो आप लोग बोल सकते हो, मैं क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगी। तो चलो अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। मैं क्वेश्चन कुछ पूछूंगी जो आज मैंने चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद में अगर आप लोग चाहोगे तो मैं कल इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी। ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने कौन सी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था और वो कब से प्रारंभ किया था, वो वर्ष भी मुझे बताओ। और ये कमेंट में मुझे पता होना चाहिए क्योंकि मैंने अभी ये पढ़ाया है इसलिए। और मानचित्र वाला जितना भी मैंने कहा है, मानचित्र में ढूंढना है सब, वो सब ढूंढना है आप लोगों को, बिल्कुल भी इसमें मतलब ये वो नहीं चलेगा, ठीक है, ढूंढना। और एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, रुको। तो सेकंड क्वेश्चन है कि सबसे पहले चावल कहाँ और कहाँ मतलब उपजाया गया था, या मतलब किस स्थान पे उपजाया गया था, इसका आंसर देना है क्योंकि मैंने इसका भी बताया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है मेरा, मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, पांडुलिपि क्या है और वो कैसे बनती है, इसका मुझे पूरा का पूरा आंसर चाहिए। अगर कमेंट में दे सकते हो तो कमेंट में दे दो, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट में बताओ क्योंकि मैंने ये पढ़ाया है तो मुझे वो सुनना है। ओके, और एक और चौथा क्वेश्चन है ये मेरा कि ऋग्वेद की कृति कब हुई थी, ऋग्वेद कब बनाया गया था, इसका आंसर मुझे दो क्योंकि मैंने ये भी पढ़ाया है अभी के अभी, आप लोगों को मैंने ये सब पढ़ाया है तो मुझे इस सब का आंसर मिलना चाहिए। और एक मेरा पांचवा क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व और ईस्वी का मतलब क्या होता है, वो मुझे बता देना क्योंकि मैंने अभी बताया, आप लोगों को अच्छे समझा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताना। मैं जो दूसरा वीडियो बनाने वाली हूँ इसके क्वेश्चन आंसर के लिए, उसमें मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर बता दूंगी इसका आंसर अगर नहीं आया होगा तो। लेकिन अगर आया है आप लोगों को समझ में तो कमेंट में एक बार ज़रूर से ज़रूर कोशिश करना। मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं दिया है, आप लोगों को छोटा ही दिया है, इसलिए अगर लिख सको तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इसमें, प्लीज़। और हाँ, इस पेज में कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ भी दी हुई हैं, पेज नंबर 9 में चैप्टर 1 की, तो वो सब आप लोगों को याद करना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछ सकता है कि कृषि का आरंभ कब हुआ था, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब थे, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य कब था, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व, मतलब हम मान के चलेंगे, अब सारे चैप्टर्स में शायद यही हो कि हम मान के चलते हैं कि वर्तमान यानी ईसा मसीह का जन्म 2000 वर्ष पूर्व हुआ था, तो 2000 के बाद का समय ईस्वी में होगा और 2000 पहले का समय होगा ईसा पूर्व में। तो उसके हिसाब से शायद हो सकता है कि तिथि लेकर चलें। तो आप लोग बुक के हिसाब से, अगर आप लोग का एग्ज़ाम है स्कूल में तो आप लोग बुक के हिसाब से लेके चलो, लेकिन अगर आप लोगों का एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या फिर आप लोगों का एग्ज़ाम है कॉलेज का, तो वो आप लोग अपनी बुक के हिसाब से लेकर चलो या फिर गूगल से सर्च कर सकते हो कि ये कब हुआ था।
क्योंकि इसमें अभी समझो कि प्रौद्योगिक इतिहास ये सब आएगा, तो उसमें जो डेट्स होते हैं नवपाषाण काल, पाषाण काल, ये सब अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए आप लोगों को उसके हिसाब से जानना पड़ेगा कि सही कौन सा है। क्योंकि इसमें तो आप लोग एग्ज़ाम में अगर लिख रहे हो तो बुक के हिसाब से लिखो, 6th क्लास के एग्ज़ाम में अगर आप लोग बैठ के लिख रहे हो तो बुक के हिसाब से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ओके, और अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कोई